friends, you are most welcome on the YouTube channel of Filol English Classes। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की बारे में कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा टेंस और इसके बेसिक जो क्वेश्चंस है वो हमारे एग्जाम्स में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, तो सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी क्या होता है? पहचान। क्या होता है? पहचान। तो इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है। या फिर आती है हूं और है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। हालांकि आइडेंटिफिकेशन एग्जाम्स में आती नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश से हिंदी करना हो तब ये आपकी मदद करती है। इसके बाद सबसे पहले इसमें आता है, इसके बाद आता है एडवर्बियल्स ऑफ टाइम। यानी हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है कि नहीं। तो इसके क्या है? नेक्स्ट है एडवर्बियल्स ऑफ टाइम। एडवर्बियल्स ऑफ टाइम यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें पता पड़ेगा कि इंडेफिनिट का है। तो इसमें आएगा ऑलवेज, नेवर, उसके बाद आता है एवर, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, देखो समटाइम्स आ गया, ऑफन आ गया, यूजुअली आ गया, सेल्डम आ गया, डेली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, barely, occasionally, फिर आएगा एवरी। इसे एवरी में क्या आ गया आपका? डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, मतलब जहां भी ईच और एवरी आता है। तो डेली आ गया, सेल्डम आ गया, फ्रीक्वेंटली आ गया, फ्रीक्वेंटली बेसिक आ गया। तो ये थे दोस्तों प्रेजेंट सिंपल के क्या आपके एडवर्बियल्स ऑफ टाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से मालूम चलता है कि जो सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस है, वो प्रेजेंट सिंपल का है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंसेस को और क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, चाहे सिंपल सेंटेंस कह दो या अफर्मेटिव सेंटेंस कह दो, एक ही बात है। अब इसमें सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? एस या ईएस। फिर इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स। अब इसमें भी एक रूल है, अगर सब्जेक्ट सिमिलर हो तो वर्ब भी क्या आएगी? सिमिलर। जैसे मान लो
हमारा सब्जेक्ट आ गया ही, शी, इट या कोई भी नाम, तो इसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। और यदि मान लो आपका सब्जेक्ट आ गया यू, वी, दे या प्लूरल, तो फिर आएगी विभक्ति फर्स्ट फॉर्म। कैसे आएगा? जैसे मैंने लिखा कि ही ऑलवेज देयर, तो अब इसमें ही जो है वो सिंगुलर है, ही क्या हो गया हमारा सिंगुलर, तो फिर क्या आएगा? सिंगुलर हो तो ऐसे आएगा, तो क्या आएगा? गो में गोज, क्या आएगा? गोज। फिर दूसरा है दे नेवर मेक्स टी फॉर अस, टी फॉर अस, तो दे चूंकि प्लूरल है इसलिए दे यहां पे आएगा, तो क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म, तो मेक्स की जगह क्या आएगा? हमारा राइट आंसर होगा मेक। यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है वर्ब या एडवर्ब यूज की जाती है। अब इसी में और देखिए आप लोग, जैसे मान लो अगर किसी भी वाक्य में इजमार के बाद वर्ब नहीं आती है तो वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल का होता है, और जो इजमार होती है बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अभी बेस का क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वाक्य में इजमार के बाद यानी इज आ गया, एम या आर के बाद में कोई वर्ब नहीं आती है, तो वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। जैसे अब कैसे होता है? तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? आपका सब्जेक्ट इजमार कॉम्प्लीमेंट, इजमार के बाद क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। अब आपको कि नहीं समझ में आया आपको? अरे भाई इधर ध्यान दो, ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। मैंने एक वाक्य लिखा कि आई एम ए बॉय, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंडेफिनिट का वाक्य है। दूसरा है शी इज ए टीचर, यहां भी ये बी की क्या है? फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो ये भी इंडेफिनिट का है। फिर मैं कहूं कि यू आर ए मैड बॉय, यू आर ए मैड बॉय। अब देखिए इन तीनों सेंटेंसों में क्या है? ये भी और ये दोनों, ये सभी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है किसकी? बी की। और शुरुआत में क्या होगा? आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, शी क्या है? सब्जेक्ट, और यू भी क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब बाद में ए बॉय क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट, ए टीचर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट, और ये मैड बॉय क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। जब भी इजमार के बाद वर्ब नहीं आती है वो वाक्य होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कंटीन्यूअस का नहीं होता। क्योंकि दोस्तों कंटीन्यूअस का तो तब होगा जब आईएनजी आएगी। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही जब आप देखते हैं हमारे जहन में एक बात आती है, हमारे दिमाग में आती है, वो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। अरे भाई नहीं है कंटीन्यूअस का, क्यों? क्योंकि कंटीन्यूअस में तो आईएनजी आती है। जैसे देखो आप, मैंने लिखा है वाक्य कि आई एम सेलिंग बुक्स, ये वाक्य आ गया। अब ये कंटीन्यूअस का है क्योंकि हेल्प होगी, ये वर्ब आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। लेकिन मैं कहूंगी आई एम ए प्लेयर, मैं खिलाड़ी हूं, तो आई हो गया सब्जेक्ट, ये खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
यानी हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब नहीं आती है तो हेल्पिंग वर्ब खुद ही वर्ब का काम करती है। और ये प्लेयर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जो सब्जेक्ट के अर्थ को कंप्लीट करता है पूरा, यानी जो वर्ड सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कराएंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगा। अगर इस एमआर के बाद वर्ब नहीं आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। और दोस्तों बी की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में लिखा था आपको कि यदि इस एमआर के बाद कोई वर्ब नहीं आती है या वाज वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं आती है या बीन के बाद कोई वर्ब नहीं आती है या बीइंग के बाद कोई वर्ब नहीं आती है, तो ये सभी क्या होती है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म और ये क्या होती है, थर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ये क्या लेते हैं अपने बाद में, कॉम्प्लीमेंट। इसलिए ये तो हेल्पिंग होगी क्योंकि वर्ब आ गया, जबकि ये जो एम है वो इस बी का क्या है, फर्स्ट फॉर्म। ये इसका बेस है, ये क्या है इसका बेस। अगला इसी के अंदर जो रूल आता है वो ये है, आज मैं आपको इंडेफिनिट के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, जो कि अक्सर लोगों में भ्रांति का एक कारण होती है। अगला रूल है कि यदि हैज और हैव, यदि हैज और हैव के बाद में कोई वर्ब नहीं आती है, कोई वर्ब नहीं आती है, कोई वर्ब नहीं आती है, तो वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल का होता है, प्रेजेंट सिंपल का होता है, प्रेजेंट सिंपल का होता है। जैसे अब रूल रहा, यदि किसी वाक्य में हैजव के बाद कोई वर्ब नहीं आती है तो वो वाक्य होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम क्या सोचते हैं, भाई साहब हैजव दिखते तो परफेक्ट का मान लेते हैं। अरे परफेक्ट का तो होता है, मगर कब होगा, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे मालूम मैंने एक वाक्य लिखा कि आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। दूसरा लिखा राधा हैज ए बुक, राधा के पास एक किताब है। फिर मैंने लिखा कि दे हैव मैनी चेयर्स, मैनी चेयर्स, उनके पास बहुत सारी चेयर है। तो ये शुरू में तो क्या हो गया आपके सब्जेक्ट, अब ये वर्ब है, ये क्या है वर्ब है, जबकि ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम सोचते हैं कि यार हैजव के बाद तो हैजव तो हेल्पिंग होती है, हम कब मना कर रहे हैं कि नहीं होती है, मगर आप ये सोचो कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब की सहायता करती है। और यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब नहीं आएगी तो बेचारी हेल्पिंग वर्ब खुद वर्ब का काम करती है। कैसे है वो भी मैं आपको अंतर कर देता हूं। देखो सबसे पहले मैंने लिखा कि आई हैव किल्ड ए डॉग, आई हैव किल्ड ए डॉग, नहीं मैंने कुत्ते को मार दिया है, मैं कुत्ते का कातिल हूं, जबकि यहां मेरे पास कुत्ता है। अरे भाई ये सब अधिकार के भाव को व्यक्त कर रहे हैं, यानी these denote the sense of possession, am I right or wrong बच्चे, care, आप हिंदी समझ लो। तो फिर ये क्या होगा आपका हेल्पिंग होगा, ये क्या होगा हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि ये क्या हो गया दोस्तों ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा हैजव के बाद वर्ब नहीं तो खुद वर्ब, तो ये हो गए इंडेफिनिट के। हैजव के बाद थर्ड फॉर्म आया था हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये परफेक्ट के हो गए। दूसरा है कि शी हैज प्लेड क्रिकेट, शी हैज प्लेड क्रिकेट। अब आप देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग है, और ये क्या हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। फिर तीसरा है कि वी हैव मेड टी, हमने चाय बनाई है, तो वी क्या हो गया सब्जेक्ट, हैव क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, मेड क्या हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब शायद आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये सभी तो वर्ब है, पोजीशन को शो करती हैं। जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, सो आई एम रिच मैन, इट मींस यहां पर पोजीशन हो गया, बट
अगर हम when we don't use, अगर हेल्प ग्रुप नहीं, हेल्प ग्रुप कब होगी? जब वर्ब आएगी। इसलिए दोस्तों ये तो होगी प्रेजेंट परफेक्ट के, और ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग। मैं भी समझता हूं कि इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, उसको लगता है कभी तो वर्ब बोल रहे हैं, कभी हेल्प ग्रुप बोल रहे हैं, करें क्या? ये अंतर ही नहीं क्लियर होता कभी भी, इसी में फंसे रहते हैं। हैजल क्या दिखता है हमको, बस हम तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट का मान लेते हैं। भाई ऐसा नहीं है, ये इंडेफिनिट का और किसका हो गया? परफेक्ट का। तो अब रूल क्या हुआ? इजमार के बाद वर्ब नहीं आया तो खुद वर्ब का काम करेंगे, और इजमार के बाद जैसे ही वर्ब आती है आईएनजी तो फिर वो कंटीन्यूअस का हो गया। अब आप देखो नेक्स्ट है हमारा, अब इस टेंस में क्या होता है कि बाध्यता को व्यक्त करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं बाध्यता को। तो जब हम बाध्यता के भाव को व्यक्त करते हैं तो फिर हैजव के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू प्लस भी बनाता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। यानी जब हम बाध्यता को इंग्लिश में कहते हैं कंपल्शन के भाव को व्यक्त करते हैं तो वाक्य निम्न सूत्र से बनाते हैं, निम्न फॉर्मूला से बनाते हैं मजबूरी वर्तमान की। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट हैज हैव टू प्लस B1, ऑब्जेक्ट और क्या होता है? एडवर्बियस। ये अगर आएगा स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, सूत्र, तो फिर वो मजबूरी को दिखाएगा। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, आई हैव टू गो देयर, यानी मुझे वहां जाना पड़ता है। और दूसरा है रीता हैज टू स्पीक इंग्लिश, यानी रीता को अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, मजबूरी होती है। अब मजबूरी में क्या आएगा? तो हिंदी अर्थ क्या होगा इसका? जब ट्रांसलेशन करेंगे, पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हम थे तो हिंदुस्तानी। अब हमारे साथ चक्कर क्या है कि जब इंग्लिश का पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है, PQRS आता है, जब अखबार आता है तो उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ये सारी चीजें ना जो समस्या क्रिएट करते हैं, तो इनसे कैसे निजात पाए, कैसे निस्तारण हो हमारी समस्याओं का, क्लिष्ट समस्याओं का, उसी के लिए छोटी छोटी पहल शुरू करते हैं। अब चक्कर ये, जैसे हिंदी लिखाते हैं तो फिर लोग हल्के में लेते हैं, बोलते हैं यार क्या है बच्चों जैसे इंग्लिश, अरे इसी में तो फंसते हो, लफड़ा क्या है। तो जब भी हैजल के बाद टू आएगा तो मजबूरी, जैसे गीता को मेरी सहायता करनी पड़ती है, तो क्या हुआ? गीता हैज टू हेल्प मी। रमेश को मेरे लिए चाय बनानी पड़ती है, हो सकता है मेरा नौकर हो, तो रमेश हैज टू मेक टी फॉर मी, राइट? So when we express the sense of compulsion, then adjective 2 plus B1 is used. Am I right? And this particular formula is used. इंग्लिश बोलने की तो आपत्ति है लोगों को ऐसे। तो हैजल के बाद क्या आएगा? 2 plus B1 का हम लोग यूज करते हैं, तो इंडेफिनिट का वाक्य होगा। अब देखिए दोस्तों, यदि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो फिर क्या होता है? डूडल्स के बाद नॉट आता है, यानी सब्जेक्ट आएगा, डूडल्स के बाद क्या आएगा? नॉट के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्या आएगा? एडवर्बियल्स। अब ये हमें मालूम होना चाहिए तो कहां तो डू आएगा, कहां पे डज आएगा। जैसे मान लो आई, यू, वी, दे, या प्लूरल हो, या क्या हो? प्लूरल, तो इसके बाद क्या आता है? डू नॉट प्लस B1। और यदि मान लो आपका ही, शी, इट या कोई भी नेम हो,
तो इसके साथ क्या आता है, डज नॉट प्लस V1। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई नॉट गो देयर। नंबर सेकंड, शी नॉट हेल्प मी। तीसरा है दे नॉट प्ले हियर। चौथा है यू नॉट किल birds. In these sentences we have to use don't and doesn't. Not तो लिख ही रखा है, do या does आएगा। तो दोस्तों I आ गया तो I के साथ क्या आएगा, don't। Not तो है पहले से, तो यहाँ पे क्या आएगा, do। She के साथ क्या आएगा, does। they के साथ क्या आएगा, do, क्योंकि they के साथ do और you के साथ क्या आता है, do not। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। और इसी के अंदर एक और बेस है, वो क्या है, देखो वो बहुत मजे की चीज है। अगर मान लो किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आ गया और डू डज के बाद नॉट नहीं आए तो कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, एडवर्बियल्स। अरे डू डज के बाद नॉट नहीं आए तो भी क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये क्या हो, अब दिमाग में आता है डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म तो देखा ही नहीं। अब देखा नहीं इसका मतलब थोड़ी कोई चीज होती नहीं है दुनिया में, बहुत कुछ देखता ना आदमी उम्र के साथ, देखना भी चाहिए। ये तो क्या मतलब जवानी का। देखिए तो डूडल्स के बाद क्या आएगा, V1। तो ये क्या है, ये वो है जो जोर देता है, एम्फेसिस। ये हो गया एम्फेसिस, EMPHASIS। एम्फेसिस यानी क्या होता है, जोर देना। अब जोर कैसे लगता है, देखो जैसे कहते हैं ना कि हमें वहां जाना पड़ता है, चाहे मनी नहीं हो मगर प्रेशर होता है, हमें वहां जाना पड़ता है। जैसे हम लोग एग्जाम से पहले ऐसे तो 3 चैप्टर नहीं पढ़ते, एग्जाम से पहले वाली रात पूरी सीरीज याद कर लेते हैं, वो भी एक जोर होता है। चाहते हैं सोना और नींद नहीं आती, तो क्या होगा, हमें वहां जाना पड़ता है तो क्या होगा, we have to go there। अब मैं बोलूं कि गीता को हंसना पड़ता है, मान लो प्रोफेशनल डांसर है तो कई बार क्या नाचते नाचते आदमी इतना थक जाता है कि रोने जैसा मन करता है, मगर कस्टमर सामने हो तो जबरदस्ती हंसते हैं। जैसे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले भी ऐसे फीलिंग लेते हैं, तो उनकी अपनी मजबूरी है। अभी हेलो प्लीज, थैंक यू, हेलो से प्लीज, ये नहीं डायरेक्टली पढ़ाते जान के वाले बच्चों की, ऐसे तरसाते रहते हैं। जैसे टीवी में ऐड आता है और ऐसे मौके पे छोड़ते हैं कि आगे चौका क्या लगेगा। मैं कहूँ कि रमेश को यहाँ आना पड़ता है तो क्या होगा, रमेश हैज टू कम हियर। क्या आएगा, रमेश, ओ लॉर्ड। देखिए तो इसमें क्या होगा, जब भी मजबूरी पड़ती है तो क्या होता है, जैसे मैं वहां जाता तो हूं तो क्या आएगा, I do go there। तो इसकी हिंदी क्या होगी, I do go there यानी मैं वहां जाता तो हूं। दूसरा है गीता चाय बनाती तो है, तो क्या आएगा, गीता डज मेक टी। तो यहां पर क्या होता है कि इस वर्ब पर जोर देते हैं। जैसे मैं बोलूं कि यार तुम चाय पीते तो हो, तो क्या आएगा, यू डू टेक टी, तुम चाय पीते तो हो। तो जब भी डूडल्स के बाद नॉट नहीं आएगा तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पर ऐसे वाक्यों में क्या होता है, एम्फेसिस किया जाता है। क्या किया जाता है, एम्फेसिस। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव देखिए आप लोग, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, डूडल्स आता है, क्या आता है, डू और डज। फिर क्या आता है आपका सब्जेक्ट V1
ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स, और फिर आता है क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने लिखा कि यू प्ले हियर, क्वेश्चन मार्क। शी हेल्प देम, क्वेश्चन मार्क। इट रेन इन दिस सिटी, question mark. We steal things, steal things। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, यू आ गया, तो यू के साथ अभी हमने लिखा था कि यू के साथ क्या आएगा, डू। सी के साथ क्या आएगा, डज। इट के साथ क्या आएगा आपका, डज। और वी के साथ क्या आएगा, डू। तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके जो एडवांस वर्जन है दोस्तों, वो एडवांस वर्जन में क्या होगा कि इस टेंस का प्रयोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। जैसे सार्वभौमिक सत्य के लिए किया जाता है, उसके अलावा अखबार की हेडिंग्स में किया जाता है, उसके अलावा हिस्टोरिकल फैक्ट्स में किया जाता है। उन सारी जगह भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और कभी भी दोनों क्लोजों में फ्यूचर नहीं आता, इसलिए एक क्लोज में प्रेजेंट आएगा, दूसरे में फ्यूचर आएगा। तो हम लोग क्या है कि इसका जो एडवांस पार्ट है इंडेफिनेट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैं समझता हूं कि आप लोग इस जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की इंग्लिश का जो वीडियो बनाया इंडेफिनेट टेंस पे बेसिस, इसको आप अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग वो स्टूडेंट जो कोचिंग्स में नहीं आ सकते, वो भी इस मुहिम का फायदा लें। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।